Hello students, in this lecture we will discuss some basic terms about dynamics of rigid bodies. मैकेनिक्स की थर्ड यूनिट हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और उसके अंदर भी जो बेसिक टर्म्स हैं हमारे रिजिड बॉडीज़ के मोशन से रिलेटेड वो हम यहाँ पे आपके डिस्कस करेंगे इन टुडेज़ लेक्चर. बेसिकली इस यूनिट में हम पहले ये देखेंगे कि व्हाट इज़ रिजिड बॉडी एंड देन रोटेशन ऑफ रिजिड बॉडी एंड जो भी आपकी टर्म्स रिलेटेड होती हैं रोटेशन में, जो भी पैरामीटर्स हैं फिज़िकल पैरामीटर्स, वो सभी फिज़िकल पैरामीटर्स हम आज की क्लास में रीड करने वाले हैं. So firstly we will discuss what is rigid body. जो भी होता है हमारा rigid body, a rigid body is a body which doesn't deform under the influence of forces. ठीक है, जो भी आपके ऑब्जेक्ट्स होते हैं या पार्टिकल्स होते हैं जो मोशन में होते हैं किसी न किसी फोर्स के अंडर वो क्या कर रहे होते हैं, आपके मूव कर रहे होते हैं या मोशन में होते हैं. ठीक है, उन सभी बॉडीज़ में से रिजिड बॉडीज़ आपके किस तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं या बॉडीज़ हैं जिन बॉडीज़ में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में जो सेपरेशन है फोर्स की एप्लीकेशन के बाद वो सेपरेशन आपकी चेंज ना हो. इंटर एटॉमिक या इंटर मॉलिक्यूलर सेपरेशन बिटवीन पार्टिकल्स रिमेन्स सेम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्सेस. तो इस तरह के जो भी आपके ऑब्जेक्ट्स होते हैं या बॉडीज़ होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके रिजिड बॉडीज़ कहलाते हैं. ठीक है, नाउ इन all real applications there is always deformation. However, many structures exhibit very small deformations under normal loading conditions and rigid body mechanics can be used with sufficient accuracy in those cases. Here what we are saying कि आपके जो भी objects होते हैं whenever we apply force on any object तो हम किसी ना किसी तरीके का डिफॉर्मेशन उस ऑब्जेक्ट में या उस बॉडी में ऑब्ज़र्व करते हैं. चाहे वो डिफॉर्मेशन आपका क्या हो, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में डिफॉर्मेशन आपकी प्रोड्यूस हो, बट किसी न किसी तरीके की डिफॉर्मेशन आपकी प्रोड्यूस होती ही है. अब जो वेरी स्मॉल डिफॉर्मेशन की बात हमने की है उन वेरी स्मॉल डिफॉर्मेशन वाली ऑब्जेक्ट्स को हम कहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं, रिजिड बॉडी मैकेनिक्स के अंडर हम उनको कंसीडर कर सकते हैं. ठीक है, इन नेचर आपकी कोई भी ऑब्जेक्ट परफेक्टली रिजिड नहीं होती है. सिर्फ हम अपने एक्सपेरिमेंटल पर्पसेस के लिए ही ये मान लेते हैं, प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए, कि जो सॉलिड बॉडीज़ हैं वो आपका एज अ रिजिड बॉडी बिहेव करती हैं. ठीक है, बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस जो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स हैं उनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो भी डिस्प्लेस आपके होते हैं जब भी आप बाहर से कोई भी फोर्स उनके ऊपर अप्लाई करते हो उस टाइम पे. इन दिस डायग्राम देखिए, ये कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है, किसी भी शेप का कोई ऑब्जेक्ट है ये, जिसमें हमने ये क्या दिखाए हैं, आपके ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं जिनसे मिलके आपका ये ऑब्जेक्ट बना हुआ है. ये ब्लू डॉट से सेंटर बनाए हैं हमने आपके एटम्स के या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के. तो दो डॉट्स के बीच का जो सेपरेशन है ये क्या है, आपका इंटर मॉलिक्यूलर या फिर इंटर एटॉमिक सेपरेशन है. और रिजिड बॉडीज़ के केस में ये सेपरेशन हमारा कांस्टेंट रहता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स. हम बाहर से फोर्स अप्लाई करते हैं उसके बाद भी इसकी जो शेप होती है
इंटरमॉलिक्यूलर जो सेपरेशन है उसके कांस्टेंट रहने का मीनिंग है कि उसका शेप चेंज नहीं होता है, वो जिस शेप में है उसी शेप में ही हमारा अंडर मोशन, जब भी वो मोशन कर रहा है वो उसी शेप में आपका मोशन करता रहता है। If we take a body to be made up of particles, then the definition means that the distance between any two particles always remains constant. This is the thing what I am saying कि कोई भी ऑब्जेक्ट है जो कि पार्टिकल से मिलके बनी हुई है, तो फोर्स के अंडर उन पार्टिकल्स के बीच का जो सेपरेशन है वो हमारा क्या बना रहे, कांस्टेंट बना रहे। ठीक है, this of course is an idealization because every body can be deformed if enough stress is applied। ठीक, तो ये सिर्फ एक आइडियल सिचुएशन है जो हम कह रहे हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन हमारा वेरी नहीं करता है। प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए हम सॉलिड बॉडीज़ को एज अ रिजिड बॉडीज़ कंसीडर कर सकते हैं, बट नेचर में ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट आपका एग्जिस्ट नहीं करता जो कि परफेक्टली क्या हो, रिजिड हो नेचर में। ठीक, यहाँ पे हम एक एग्जांपल आपका डिस्कस करेंगे रिजिड बॉडीज़ के केस में। तो जो भी आपके रिजिड बॉडीज़ होते हैं, तो रिजिड बॉडीज़ कैन हैव बोथ ट्रांसलेटरी एज वेल एज रोटेटरी मोशन। Translatory motion means when object displaced from one point to another point, तो वो तो क्या होता है आपका ट्रांसलेटरी मोशन होता है। और किसी पॉइंट या फिर किसी एक्सिस के अबाउट अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारी रोटेट कर रही होती है, सर्कुलर मोशन में मूव कर रही होती है, तो वो क्या कहलाती है आपके, मतलब कि सारे के सारे पार्टिकल्स एज अ होल आपके किसी एक्सिस या किसी पॉइंट के अबाउट अगर मूव कर रहे हो, वो क्या कहलाएगा आपका, रोटेटरी मोशन कहलाएगा। तो इन केस ऑफ रिजिड बॉडीज वो आपके ट्रांसलेटरी मोशन भी परफॉर्म कर सकते हैं और रोटेटरी मोशन भी परफॉर्म कर सकते हैं रिजिड बॉडीज। नाउ एक एग्जांपल यहाँ पे हम कंसीडर कर रहे हैं, कंसीडर अ फुटबॉल सस्पेंडेड विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रिंग फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट। किसी रिजिड सपोर्ट से हमने एक फुटबॉल को क्या कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है। अब उसके बाद हमने दो डिफरेंट सिचुएशंस डिस्कस करनी है कि किस सिचुएशन में वो फुटबॉल आपका ट्रांसलेटरी मोशन शो करता है और किस सिचुएशन में ट्रांसलेटरी के साथ साथ रोटेटरी मोशन भी आपका शो कर रहा है। यहाँ पे जो फुटबॉल हमने माना है ये कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है आपका, तो यहाँ हम फुटबॉल को कैसे लेके चल रहे हैं, एक रिजिड बॉडी की तरह से हम कंसीडर करके चल रहे हैं। नाउ अब हमें क्या करना है, नाउ स्ट्राइक द फुटबॉल इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्राइक द फुटबॉल, कैसे हमने फुटबॉल को स्ट्राइक करना है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स पासेस थ्रू इट्स सेंटर। सेंटर से पास होते हुए कोई फोर्स उसकी डायरेक्शन में हमने क्या करना है, उसको स्ट्राइक करना है फुटबॉल को। नाउ उस फोर्स के इफ़ेक्ट में आप क्या चीज़ ऑब्जर्व करोगे, जो भी आपकी फुटबॉल है ये फुटबॉल आपकी कैसे मूव करेगी, उस सिचुएशन में फुटबॉल विल शो ओनली ट्रांसलेटरी मोशन अगर हम फोर्स सेंटर से पास होता हुआ अप्लाई करते हैं उस फुटबॉल पे। ठीक है, अब अगेन हम फुटबॉल को एक डिफरेंट तरह से स्ट्राइक करते हैं। नाउ अगेन स्ट्राइक द फुटबॉल, कैसे स्ट्राइक करना है फुटबॉल को हमने, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स पासेस थ्रू वन ऑफ इट्स एंड। सेंटर की बजाय किसी एक पर्टिकुलर एंड से अगर हम फुटबॉल को टच करते हैं, तो अब आप क्या चीज़ ऑब्जर्व करोगे कि फुटबॉल एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसलेट होकर भी जाएगी और साथ ही साथ वो ऐसे राउंड रोटेशंस की फॉर्म में भी वो ट्रैवल करेगी। ये एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल है जो आप लोग ऑब्जर्व करके देख सकते हैं। आप एक फुटबॉल लीजिए और उस फुटबॉल पे ऐसे फोर्स लगाइए कि फोर्स आपका कहाँ से पास हो, सेंटर से पास हो, देन यू विल ओनली सी ट्रांसलेटरी मोशन। जो भी फुटबॉल है वो एक जगह से दूसरी जगह पे क्या हो जाएगी, आपकी ट्रांसलेट हो जाएगी। ठीक है, और दूसरी सिचुएशन, अगर हम फुटबॉल के किसी एक
एंड पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस फोर्स के इफ़ेक्ट में क्या होगा, फुटबॉल आपकी स्लोली क्या करेगी, मूव करेगी। तो वो जो उसका मोशन है एक जगह से दूसरी जगह पे, वो तो क्या हो गया आपका ट्रांसलेटरी मोशन। और साथ ही साथ वो मोशन कैसे परफॉर्म करेगा, वो सर्कुलर वे में रोटेट करते हुए वो ट्रैवल करेगा। तो साइमल्टेनियसली ट्रांसलेटरी और रोटेटरी दोनों ही मोशंस वहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे। ठीक है, तो रिजिड बॉडीज़ के केस में हम ट्रांसलेटरी मोशन और रोटेटरी मोशन दोनों ही कर सकते हैं। नाउ इस चैप्टर में हम बेसिकली क्या रीड करने वाले हैं, रोटेशनल मोशन ही हम रीड करेंगे रिजिड बॉडीज़ का। तो हम सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म रोटेशन की यहाँ पे कंसीडर करके चल रहे हैं, रोटेशनल मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट और एक्सिस। किसी फिक्स्ड पॉइंट या फिर एक्सिस के अबाउट हम किसी रिजिड बॉडी का रोटेशनल मोशन हम ऑब्जर्व करना चाहते हैं। ठीक है, जो भी आपके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे उस बॉडी के, वो कैसे मूव करेंगे आपके, ऑल द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी डिस्क्राइब सर्कल्स अबाउट द पॉइंट और द एक्सिस। ठीक है, सारे के सारे पार्टिकल्स और ऑब्जेक्ट उस पॉइंट या फिर उस एक्सिस के अबाउट आपके सर्कल्स की फॉर्म में क्या करने लग जाएंगे, मूव करने लग जाएंगे इन केस ऑफ रोटेशनल मोशन। तो हमने उस तरह की आपकी सिचुएशन यहाँ पे लेनी है। और जो भी मोशन होगा आपके पार्टिकल्स का, दैट मोशन ऑफ पार्टिकल्स इज कन्फाइंड टू द प्लेन्स परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। जो भी आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी उस एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, या फिर जो भी प्लेन उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है उस प्लेन में आप ऑब्जर्व करोगे पार्टिकल्स के मोशन को। ठीक है, और जिस प्लेन में आपके पार्टिकल्स रोटेट कर रहे होंगे वो प्लेन क्या कहलाएगा, आपका प्लेन ऑफ रोटेशन कहलाएगा। और दिस कैन बी कॉल्ड एज रोटेशन इन 2 डायमेंशंस। अब नाउ जो भी आपके डिफरेंट पार्टिकल्स हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं आपकी रिजिड बॉडी के, वो सभी क्या कर रहे हैं, आपके मूव कर रहे हैं, एक सर्कुलर मोशन में मूव कर रहे हैं। तो उनकी जो भी लीनियर वेलोसिटीज़ होगी वो लीनियर वेलोसिटी आपकी डिफरेंट हो सकती है डिफरेंट पार्टिकल्स की, बट एंगुलर वेलोसिटी विल रिमेन सेम। एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। तो जो भी एंगुलर वेलोसिटी होगी हमारी रिजिड बॉडी की एज ए होल, वो क्या होगी, आपकी कांस्टेंट होगी। सारे के सारे पार्टिकल्स उसी एंगुलर वेलोसिटी से क्या करेंगे, आपके रोटेट होंगे एक्सिस के अबाउट। ठीक है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दिस कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, जो डिफरेंट पार्टिकल्स की लीनियर वेलोसिटीज़ हैं वो आपकी वेरी कर सकती हैं। वो डिपेंड करेगा कि एक्सिस से किस डिस्टेंस पे आपका जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो सिचुएटेड है। तो उसके अकॉर्डिंगली इसकी वैल्यू क्या होती है, आपकी डिफरेंट होती है लीनियर वेलोसिटी की। एंगुलर वेलोसिटी जो होता है आपका, एंगुलर वेलोसिटी आप किस तरह से ऑब्जर्व करते हो, इन केस अगर आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पता है तो डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, इस फॉर्म में हम एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी रोटेटरी मोशन की। और ये जो भी है आपका ओमेगा, ये क्या होता है, आपका एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। और डायरेक्शन क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी है, इट मीन्स इट मस्ट हैव सम डायरेक्शन। तो डायरेक्शन क्या होगी आपके ओमेगा की, द डायरेक्शन ऑफ विच इज एट राइट एंगल टू द प्लेन ऑफ रोटेशन। अभी हमने कहा था कि जो एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो प्लेन होता है, जिस प्लेन में पार्टिकल्स हमारे क्या करते हैं, रोटेट कर रहे होते हैं, तो वो प्लेन उस प्लेन के राइट एंगल पे आपकी एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन एग्जिस्ट करती है। और हम इसको कैसे निकाल सकते हैं, राइट हैंड कर्ल रूल की हेल्प से आप एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो।
इफ़ द रोटेशन इज़ एंटी क्लॉकवाइज, अगर आपके जो पार्टिकल्स रोटेट कर रहे हैं वो कैसे रोटेट कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, तो जो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन आपकी निकल के आती है राइट हैंड कर्ल रूल के बेसिस पे, वो कैसे निकल के आती है आपकी इन अपवर्ड डायरेक्शन। और इसके अपोजिटली अगर आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे आपके पार्टिकल्स, रोटेशन का मतलब है कि पार्टिकल्स उस डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, तो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसे आएगी हमारी, डाउनवर्ड डायरेक्शन की आएगी। ठीक है, अब हम एंगुलर वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। कोई भी आपके जो पार्टिकल्स होते हैं, नथिंग एक्चुअली मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। जो अपवर्ड डायरेक्शन या डाउनवर्ड डायरेक्शन की हमने बात की, उसमें आपके कोई भी पार्टिकल्स एक्चुअल में उस डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहे होते। एक्चुअल में पार्टिकल्स जिस वेलोसिटी से, जिस लीनियर वेलोसिटी से मूव कर रहे होते हैं ना, जिस प्लेन में पार्टिकल्स वहीं मूव कर रहे होते हैं आपके, ये सिर्फ एज अ होल उसके रोटेशन की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, एंगुलर velocity. Here there is a simple comparison between the parameters we use in linear motion and circular motion. लीनियर मोशन में हम पार्टिकल की जो पोजीशन होती है उसको आप x कोऑर्डिनेट या y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट, इनकी हेल्प से आप रिप्रेजेंट करते हो। तो लेट अस सपोज हम पोजीशन को x कोऑर्डिनेट की हेल्प से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कहाँ पे, लीनियर मोशन में। ठीक है, तो उसी तरह से इन सर्कुलर मोशन हम जो भी आपका डिस्प्लेसमेंट होता है उसको किसकी हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा, एंगल की फॉर्म में हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं। वेलोसिटी इन केस ऑफ लीनियर मोशन dx/dt होती है, या फिर आपकी डेल्टा x/dt हम डेल्टा t लिख सकते हैं, x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। यहाँ पे सर्कुलर मोशन में आप एंगुलर वेलोसिटी लिखते हैं वेलोसिटी की जगह पे, जिसको आप ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हो, और रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है इसका वैल्यू, तो डेल्टा थीटा बाई dt की हेल्प से हम एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्सेलरेशन लीनियर मोशन में हम कैसे निकालते हैं, जो भी आपका वेलोसिटी होता है उसको टाइम की विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव उसका कैलकुलेट करके हम एक्सेलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन आपका अल्फा से डिनोट होता है, और जो आपकी एंगुलर वेलोसिटी है उसको हम टाइम के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव उसका निकाल के क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ लेट अस सपोज ये जो हमारा पॉइंट है ये क्या है, कोई भी पार्टिकल है इस पॉइंट पे, और उस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है हमारा r क्या है, किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। यहाँ पे आपका पार्टिकल है, और इस सर्कल के अलोंग हमारा पार्टिकल क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है अबाउट दिस z एक्सिस। तो ये जो z एक्सिस हमने ड्रॉ की है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इस z के अबाउट हमारा पार्टिकल रोटेट कर रहा है विद ओमेगा वेलोसिटी, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। r हमारा पोजीशन वेक्टर है ओरिजिन के विद रिस्पेक्ट टू इस पार्टिकल का, एंड दिस पार्टिकल इज रोटेटिंग इन एक्स वाई प्लेन। तो एक्स वाई प्लेन में हमारा पार्टिकल रोटेट कर रहा है ओ जेड एक्सिस के अलोंग सर्कुलर पाथ में। उस सर्कुलर पाथ की रेडियस क्या है आपकी, r sin phi, where phi is the angle which the direction of position vector makes with axis of rotation। तो जो भी आपने यहाँ पे पोजीशन वेक्टर ड्रॉ किया है वो पोजीशन वेक्टर एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो रोटेशनल एक्सिस के साथ वो जितना भी एंगल बना रहा है उस एंगल की फॉर्म में हमने क्या लिख लिया है, आपका रेडियस की वैल्यू लिख ली है। तो ये आपका सर्कुलर रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, r sin phi को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इस सिचुएशन में आपको क्या लिखनी है, लीनियर वेलोसिटी की वैल्यू लिखनी है। लीनियर वेलोसिटी जिससे आपका पार्टिकल यहाँ पे मूव कर रहा है इस सर्कुलर पाथ के अलोंग, दैट कैन बी रिटर्न एज
परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो पार्टिकल कितने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है, उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को अगर हम एंगुलर वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो हम किसकी वैल्यू लिख सकते हैं, लीनियर वेलोसिटी की वैल्यू वहाँ पे लिख सकते हैं। सो r sin phi मल्टीप्लाई विद ओमेगा, दिस विल बी वैल्यू ऑफ लीनियर वेलोसिटी। इन वेक्टर नोटेशंस this will be represented as r क्रॉस ओमेगा, r sin phi ओमेगा, इसी को ही हम कैसे लिख सकते हैं, r क्रॉस ओमेगा। ये जो भी आपके फॉर्मूलाज हैं, ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। वेक्टर रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, ये जो एक्सप्रेशन हमने अभी लिखा है, दिस एक्सप्रेशन गिव्स अस रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। द डायरेक्शन ऑफ v, लीनियर वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है, अगर किसी भी पॉइंट पे हमें लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालनी है या बतानी है, तो ये जो सर्कुलर पाथ है, इस सर्कुलर पाथ पे हम टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे और टेंजेंट की जो भी डायरेक्शन होगी वही क्या होगी, लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। And the direction of angular velocity is along OZ perpendicular to the plane। ठीक है, ये जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, ये जो पाथ है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके रोटेशन की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। व्हाट इज दिस, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका पार्टिकल p मूव कर रहा है। दिस इज नॉट द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा, दिस रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। एंड OZ की डायरेक्शन में, ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में आपकी क्या एग्जिस्ट करती है, एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन है ये। जैसे आपने अभी पढ़ा था कि अगर पार्टिकल या फिर बॉडी हमारी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मूव कर रही है तो एंगुलर वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो कैसे होती है, इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो जो भी आपका प्लेन ऑफ रोटेशन है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसकी डायरेक्शन होती है। नाउ एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होती है हमारी, द एंगुलर एक्सेलरेशन डिफाइंड बाय द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो जो आपने एंगुलर वेलोसिटी लिखा है उसकी हेल्प से आप एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू लिख सकते हैं रोटेशनल मोशन के लिए। एंड द डायरेक्शन इज अलोंग द एंगुलर वेलोसिटी, तो जो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वही एंगुलर एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन होगी। Now we will see a relation between linear acceleration and angular acceleration। linear acceleration जिसको हम a से रिप्रेजेंट करते हैं और angular acceleration जिसे हमने अभी देखा था अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। So what is the relation between angular acceleration and linear acceleration? a इज dv बाई dt। एक्सेलरेशन को हम कैसे लिखते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी की फॉर्म में लिखते हैं। लीनियर वेलोसिटी को एंगुलर वेलोसिटी की फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है, r क्रॉस ओमेगा, इस तरह से आप लिख सकते हो उसे। तो हमने लिख लिया d बाई dt ऑफ r क्रॉस ओमेगा। नाउ वी विल डिफरेंशिएट इट, dr बाई dt क्रॉस ओमेगा प्लस r क्रॉस d ओमेगा बाई dt। हमने सिंपली क्या किया है, इसको ओपन कर दिया है इस एक्सप्रेशन को। तो यहाँ पे हमारे पास दो आपकी टर्म्स आ गई हैं। फर्स्ट टर्म आपकी क्या है, dr बाई dt क्या होता है, v, तो v क्रॉस ओमेगा प्लस r क्रॉस ओमेगा। ठीक है, तो जो आपका लीनियर एक्सेलरेशन है, ये लीनियर एक्सेलरेशन आपका क्या आ गया है, आपका रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। ये जो आपके टर्म्स हैं ए आर एंड ए टी, ये किसे रिप्रेजेंट कर रही हैं, रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन एक्टिंग अलोंग पी सी। एक तो जो सेंटर की तरफ टुवर्ड्स सेंटर जो आपका कंपोनेंट है एक्सेलरेशन का, वो क्या कहलाता है आपका रेडियल एक्सेलरेशन, या फिर रेडियस के अलोंग जो भी आपका सर्कुलर पाथ था, उस सर्कुलर पाथ के रेडियस के अलोंग एक्सेलरेशन का जो भी कंपोनेंट होता है वही क्या कहलाता है, आपका रेडियल कंपोनेंट कहलाता है। टुवर्ड्स सेंटर एंड टेंजेंट के अलोंग या फिर उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ
एक्सेलरेशन। तो जो आपकी लीनियर एक्सेलरेशन होती है वो आपकी 2 पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड हो जाती है। एक आपका रेडियल कंपोनेंट होता है ड्यूरिंग रोटेशन और दूसरा क्या होता है हमारा ट्रांसवर्स कंपोनेंट होता है एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होगी, द डायरेक्शन ऑफ ए इन द प्लेन ऑफ रोटेशन। इसको हम कैसे निकालते हैं, डायरेक्शन की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं। जो आपका वेक्टर्स का पैरेललोग्राम लॉ होता है उसकी हेल्प से हम डायरेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं एक्सेलरेशन की। तो ए आर और ए टी की मदद से हम ए की डायरेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट विल बी अलोंग पी एल। तो पी एल के अलोंग आपकी क्या आएगी, एक्सेलरेशन, जो टोटल एक्सेलरेशन है, लीनियर एक्सेलरेशन है, उसकी डायरेक्शन आएगी। आप इन दोनों वेक्टर्स पी सी और पी टी जो आपके दो वेक्टर्स हैं, इस पर पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई करके डायरेक्शन बता सकते हो एक्सेलरेशन की। ठीक है, अब ये जो दो हमने फॉर्मूलेज यहाँ पे ड्राइव किए हैं, रेडियल एक्सेलरेशन एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन, ये आपको याद रखने हैं। v क्रॉस ओमेगा एंड r क्रॉस अल्फा के बराबर होता है आपका ट्रांसवर्स कंपोनेंट। Now when body rotates with uniform angular velocity means constant angular velocity से अगर body हमारी rotate कर रही होती है, उस केस में rate of change of angular velocity d omega by dt and transverse component, जो आपका transverse component है a t acceleration का transverse component, that becomes 0। y becomes 0 बिकॉज जो एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू है वो क्या है आपकी कांस्टेंट है। देन डी ओमेगा बाई डी टी क्या हो जाएगा, वहाँ पे 0 हो जाएगा। और जो हमारा ट्रांसवर्स कंपोनेंट होता है इसमें भी क्या आता है आपका अल्फा रिप्रेजेंट है वहाँ पे, तो डी ओमेगा बाई डी टी 0 हो गया तो वो भी क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। और एक्सेलरेशन का सिर्फ रेडियल कंपोनेंट ही इफेक्टिव होता है उस पर्टिकुलर केस में, और दिस रेडियल कंपोनेंट is also known as centripetal acceleration। दो आपने टर्म्स पढ़ी हैं, centripetal acceleration and centrifugal acceleration, वही ये सेम टर्म है ये आपकी centripetal acceleration, जो कि towards center आपकी एक्ट करती है। ठीक है, तो इन केस अगर हमारी बॉडी यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है, उस पर्टिकुलर केस में एक्सेलरेशन का सिर्फ रेडियल कंपोनेंट ही आपका इफेक्टिव होता है, एंड दैट रेडियल कंपोनेंट इज नॉन एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, सो ए इज इक्वल टू ए आर इन दैट पर्टिकुलर केस, जिसको कि आपने v क्रॉस ओमेगा से लिखा है। मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी उसकी, v ओमेगा, जब ये दोनों आपके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होंगे, लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, उस केस में आप मैक्सिमम वैल्यू ऑब्जर्व करोगे रेडियल एक्सेलरेशन की, एंड दैट विल बी इक्वल टू r ओमेगा स्क्वायर। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन। So this was the basic introduction about rotation of rigid bodies. Now हम कुछ टर्म्स हैं जो हमें पता होनी चाहिए whenever we are going to discuss rotation of rigid bodies. तो वो टर्म्स हम वन बाय वन करेंगे। तो सबसे पहली जो हमारी टर्म है वो क्या है, टॉर्क है। टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी। तो टॉर्क वैसे बेसिकली होता क्या है आपका, मोमेंट ऑफ फोर्स होता है टॉर्क। जो काम फोर्स करता है लीनियर मोशन में, वही सेम काम टॉर्क करता है आपका रोटेशनल मोशन में। एंड इन फिजिकल टर्म्स हम क्या कहते हैं, टॉर्क इज रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन क्या होती है टॉर्क की, रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स इज सेड टू बी मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क। ठीक है, मोमेंट का मीनिंग मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज दिस मोमेंट ऑफ फोर्स, फ्रैक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स का कितना फ्रैक्शन उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे आप टॉर्क की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे
टर्न के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन जो भी आपकी ऑब्जेक्ट होती है जब सर्कुलर मोशन में मूव कर रही होती है तो हर एक पॉइंट पे आपकी पार्टिकल या फिर ऑब्जेक्ट का जो डायरेक्शन है वो हर एक पॉइंट पे चेंज होता है मोशन के दौरान। तो वो हर एक पॉइंट पे एक सर्टेन अमाउंट में टर्न आपकी क्या होती है, ऑब्जेक्ट टर्न होती जाती है। ठीक है, तो वो जो टर्न के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है फोर्स की वैल्यू, वही फोर्स की वैल्यू क्या कहलाती है आपकी, टॉर्क कहलाती है। ठीक है, और उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं, या फ्रैक्शन ऑफ फोर्स भी आप इसको कह सकते हो। टॉर्क की का जो फॉर्मूला होता है हमारा, टॉर्क ऑन अ सिंगल पार्टिकल, द मोमेंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इज डिफाइंड एज वेक्टर प्रोडक्ट। किसका वेक्टर प्रोडक्ट होता है आपका, पोजीशन वेक्टर। जिस भी पॉइंट पे आप टॉर्क की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ओरिजिन के विद रिस्पेक्ट टू, और फोर्स की वैल्यू अगर आपको पता है तो पोजीशन वेक्टर और फोर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट आता है वो जो भी वैल्यू होती है वही क्या कहलाती है आपकी, टॉर्क कहलाता है। ठीक है, तो या तो हम इसको वेक्टर नोटेशन में r क्रॉस f लिखते हैं या फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखते हैं। जिस पॉइंट पे फोर्स की वैल्यू आपकी f है और जहाँ भी आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो उसका जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उस पॉइंट से उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम फोर्स की वैल्यू से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो r साइन थीटा इंटू f, और उसी चीज़ को ही आपने फिर कैसे लिखा, r क्रॉस f की फॉर्म में लिखा। And this torque is perpendicular to the plane containing R and F. R और F जिस भी प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में या फिर परपेंडिकुलर जो भी आपकी डायरेक्शन है वही क्या होती है, आपकी टॉर्क की डायरेक्शन होती है। और राइट हैंडेड स्क्रू रूल की हेल्प से हम टॉर्क की डायरेक्शन निकालते हैं किसी भी सिचुएशन में। As I told you, just as force in linear motion produces acceleration in a body, जैसे फोर्स की एप्लीकेशन के साथ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है लीनियर मोशन में, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस प्रोड्यूसेस एंगुलर एक्सेलरेशन। जैसे लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है लीनियर मोशन में, उसी तरह से एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है टॉर्क के विद रिस्पेक्ट टू इन रोटेशनल मोशन। नाउ इन केस अगर हम फोर्स या फिर पोजीशन वेक्टर की जो डायरेक्शन है उसको रिवर्स कर दें, किसी भी एक को, रिवर्सिंग ईदर एफ और आर रिवर्सेस ओनली द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, तो टॉर्क की जो डायरेक्शन होती है वो क्या हो जाती है आपकी, रिवर्स हो जाती है। मैग्नीट्यूड जो होता है उसका वो क्या रहता है हमारा, सेम रहता है, ओनली क्या होगा, डायरेक्शन आपकी रिवर्स हो जाएगी अगर आप फोर्स या फिर पोजीशन वेक्टर में से किसी भी एक वेक्टर की डायरेक्शन को रिवर्स कर दोगे तो। ठीक, इफ डायरेक्शन ऑफ बोथ आर एंड एफ आर रिवर्स्ड साइमल्टेनियसली, अब इन केस अगर हम दोनों की ही डायरेक्शन रिवर्स कर दें साइमल्टेनियसली, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ टॉर्क विल रिमेन सेम। जो भी मैग्नीट्यूड था, पहले हमने कहा कि मैग्नीट्यूड सेम रहता है, डायरेक्शन बदल जाती है, लेकिन अगर आप आर और एफ दोनों को साइमल्टेनियसली रिवर्स कर दो, दोनों को ही उल्टी डायरेक्शन में कर दो, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो होगी टॉर्क की वो क्या रहेगी आपकी, सेम रहेगी, रिवर्स करने से पहले जो थी वही रहती है। नाउ फॉर अ रिजिड बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कोई भी रिजिड बॉडी जिसमें बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, उस पर्टिकुलर बॉडी के लिए हम टॉर्क को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सिंगल पार्टिकल के लिए आपने आर क्रॉस एफ लिखा था, सभी इंडिविजुअल पार्टिकल्स के लिए आप आर क्रॉस एफ की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और फिर उन सबका क्या कर देंगे, सम कर देंगे, इसलिए हमने समीशन अप्लाई कर दिया है, समीशन आर क्रॉस एफ। नाउ इफ आर इज इक्वल टू 0, टॉर्क की वैल्यू हमने लिखी है आर क्रॉस एफ, उसी में अगर टॉर्क की आर की वैल्यू क्या हो आपकी, 0 हो, मीन्स एट ओरिजिन पे आपके टॉर्क की वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। इफ़ यू विल पुट इफ आर इज इक्वल टू 0,
tau will also be 0. It means टॉर्क और टर्निंग इफेक्ट, टॉर्क के लिए हम एक और टर्म यहाँ पे आपकी यूज़ करते हैं, टर्निंग इफेक्ट। जैसे मैंने आपको बताया था कि हर पॉइंट पे टर्न होता है आपका पार्टिकल या फिर बॉडी टॉर्क के इफेक्ट में, तो वो जो टर्निंग इफेक्ट होगा वो क्या होगा, हमारा 0 होगा। कहाँ पे, ओरिजिन पे, इफ द फोर्स इज अप्लाइड एट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, आर और एफ के बीच में जो आपका एंगल है वो अगर क्या हो, 0 डिग्री हो, उस पर्टिकुलर केस में टॉर्क की वैल्यू हमारी क्या होती है, 0 होती है। एंड नाउ इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, जो हमने ऊपर सिचुएशन लिखी थी, ये आपकी कुछ स्पेशल केसेस हैं कि टॉर्क की वैल्यू कब आपकी मिनिमम होती है और किस केस में टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम होती है। इन केस जो भी आपका पोजीशन वेक्टर और फोर्स के बीच का जो एंगल है वो अगर क्या हो, 90 डिग्री हो, पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर फोर्स आपने अप्लाई किया है, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में टॉर्क की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है, एंड दैट विल बी R इंटू एफ। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू RF। Magnitude of torque is maximum if force acts in a direction perpendicular to the direction of a position vector। तो position vector के perpendicular direction में अगर आप force अप्लाई करेंगे तो जो torque प्रोड्यूस होता है वो क्या होगा, आपका मैक्सिमम प्रोड्यूस होगा। ठीक है, नाउ ये एक आपका सिंपल एग्जाम्पल है, आप ऑब्जर्व भी कर सकते हैं इसको। कोई भी आपका डोर है, उस डोर को आप ओपन करना चाहते हैं, तो इट इज़ ईजियर टू ओपन और क्लोज द डोर बाय अप्लाइंग द फोर्स एट राइट एंगल टू द सरफेस ऑफ डोर एट इट्स आउटर एज। आउटर एज पे मतलब कि बिल्कुल जो उसका एक तो होता है जहाँ से डोर आपका कनेक्टेड होता है, और दूसरा जो आपका फ्री एंड होता है, उस फ्री एंड की हम बात कर रहे हैं, एज की बात कर रहे हैं, आउटर एज। उस आउटर एज पे अगर हम 90 डिग्री की डायरेक्शन में हम फोर्स उस पर अप्लाई करते हैं तो आपका डोर बहुत इजीली ओपन हो जाता है। ठीक है, साथ ही साथ आप लोग ये देखिए जहाँ पे हमारा डोर जॉइंट होता है डोर का, इट मीन्स एट ओरिजिन, अगर आप ओरिजिन पे फोर्स अप्लाई करोगे तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट टू ओपन और क्लोज एनी डोर। ठीक है, तो एज पे जब हम फोर्स लगाते हैं 90 डिग्री, उस केस में टर्निंग इफेक्ट क्या आता है, आपका मैक्सिमम होता है, और टर्निंग इफेक्ट मैक्सिमम होता है, उसी वजह से आपका जो डोर होता है वो बहुत आसानी से बंद हो जाता है या फिर ओपन हो जाता है। जो भी यूनिट होती है आपकी टॉर्क की, आप R और F की जो यूनिट्स होती हैं उसकी मदद से बहुत आसानी से बता सकते हैं। न्यूटन मीटर SI यूनिट होती है हमारे टॉर्क की, एंड इंसीजियस सिस्टम डायंस सेंटीमीटर is its unit. Torque tending to turn the body in a anti-clockwise direction is taken to be positive. अब टॉर्क क्या है, टर्निंग इफेक्ट है, और वो टर्निंग इफेक्ट आपका इट कुड बी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इफ बॉडी turns in anti-clockwise direction, it means torque acting is positive, and while that is in clockwise direction, अगर बॉडी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपकी टर्न हो जाती है टॉर्क के इफेक्ट से, उस केस में जो टॉर्क की वैल्यू होती है वो क्या कहलाती है, आपकी नेगेटिव कहलाती है। ये सारी सिचुएशंस और ये स्पेशल इफेक्ट्स, स्पेशल केसेस जो भी हैं, ये आपको याद रखने हैं कि इन विच केस टॉर्क हमारा मैक्सिमम होता है, मिनिमम होता है, पॉजिटिव कब लेते हैं हम टॉर्क की वैल्यूज। नाउ वी विल डिस्कस टॉर्क इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। तो जो आपका टॉर्क की वैल्यू होती है, जो आपने लिखा था अभी वेक्टर फॉर्म में, उसके लिए हमने क्या नोटेशंस उसकी बतानी है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में हम उसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ कंसीडर अ पॉइंट P, कोई भी हमने पॉइंट P ले लिया है विद पोजीशन वेक्टर R। ठीक है, ओरिजिन के विद रिस्पेक्ट टू R क्या है, उसका पोजीशन वेक्टर है इन XOY प्लेन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम T। तो एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम हमने मान लिया है कि हमारा जो पार्टिकल है वो कहाँ पे है, P पे है। ठीक है, और जो ये
P है आपका, इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो कितना एंगल बना रहा है आपका एक्स एक्सिस के साथ, थीटा एंगल आपका वहाँ पे उसने फॉर्म किया है उसके साथ। F अमाउंट में फोर्स हमने क्या किया है, इस P पर हमने अप्लाई किया हुआ है, एंड वी अप्लाई अ फोर्स F टू बी अप्लाइड ऑन P इन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम डेल्टा t। फोर्स मूव्स द ऑब्जेक्ट फ्रॉम P टू Q। तो फोर्स की एप्लीकेशन के साथ इन डेल्टा t टाइम हमारा जो पार्टिकल P पे था वो मूव करके कहाँ चला गया, Q पर उसने डिस्प्लेस हो गया वो, ठीक है। सो दैट जो पोजीशन वेक्टर है अब पार्टिकल का वो क्या बन गया आपका r प्लस डेल्टा, r पे शिफ्ट हो गया है। P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमने क्या लिख लिया, आपके P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x और y कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। सिमिलरली जो Q पॉइंट है जहाँ पे पार्टिकल हमारा डिस्प्लेस हो गया फोर्स के इफेक्ट में, उसके कोऑर्डिनेट्स आपके क्या हो जाएंगे, x प्लस डेल्टा x एंड y प्लस डेल्टा y, ठीक है। नाउ जो भी फोर्स हमने अप्लाई किया है F, मान लेते हैं कि f ऑफ x एंड f ऑफ y, जो आपने फोर्स अप्लाई किया था f ऑफ x और f ऑफ y मान लेते हैं उसके हॉरिजॉन्टल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं, जो कि आपके एक तो आपके OX के पैरेलल डायरेक्शन में है और दूसरा उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर रहा है। आपने फोर्स को कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लिया है, f ऑफ x एंड f ऑफ y। टॉर्क एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, P पॉइंट पे आपने जो भी फोर्स अप्लाई किया है उसके विद रिस्पेक्ट टू जो टॉर्क की वैल्यू आएगी, द टॉर्क विल बी रिटर्न एज r क्रॉस f, एज r इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, ठीक है। नाउ एज वेक्टर r एंड f लाइज इन एक्स वाई प्लेन, हमने अभी डायग्राम में देखा कि हमने किस में ड्रॉ किया है, उनको एक्स वाई प्लेन में ड्रॉ किया है। तो r कैन बी रिटर्न एज i x प्लस जे वाई, एक्स आई प्लस जे वाई के फॉर्म में लिख सकते हैं। और जो फोर्स है उसको हम क्या लिख सकते हैं, हमने कंपोनेंट्स ब्रेक कर लिए थे एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई, तो आई एफ ऑफ एक्स प्लस जे एफ ऑफ वाई, इस तरह से आप लिख सकते हो। आई एंड जे आर हियर यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस। और टॉर्क की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट कर लेंगे मैथमेटिकली, जो आपके दोनों वेक्टर्स हैं इन दोनों वेक्टर्स को आप यहाँ पे पुट कर दोगे और इनका क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लोगे। तो आई एक्स प्लस जे वाई मल्टीप्लाई में कर दिया हमने आई एफ ऑफ एक्स प्लस जे एफ ऑफ वाई। अब इनकी क्रॉस प्रोडक्ट आप कैलकुलेट कर लोगे। सेम जो आपके वेक्टर्स होते हैं सेम डायरेक्शन में, उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो 0 होता है, और आपका जो भी परपेंडिकुलर वेक्टर्स होते हैं वो थर्ड वेक्टर की फॉर्म में हम उसकी वैल्यू लिखते हैं। तो यहाँ पे जो आपका आई क्रॉस जे आएगा उसकी जगह पे आप क्या पुट कर दोगे, ये है हमारा आई क्रॉस जे, इसकी जगह क्या आएगा हमारे पास के यूनिट वेक्टर आएगा। सिमिलरली यहाँ क्या आएगा आपका जे क्रॉस के की जगह पे, जे क्रॉस आई की जगह पे माइनस के यहाँ पे आएगा, और जे क्रॉस जे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो टॉर्क विल बी एक्स एफ ऑफ वाई माइनस वाई एफ ऑफ एक्स, और ये क्या है उसका के कंपोनेंट है। हमने अभी थोड़ी देर पहले बात कही थी कि अगर आपका जो भी आर और एफ हैं वो एक्स वाई प्लेन में एग्जिस्ट कर रही हैं, तो जो टॉर्क की डायरेक्शन होती है वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती है। तो एक्स वाई प्लेन में अगर आपके जो भी फोर्स था या फिर पोजीशन वेक्टर था वो एग्जिस्ट कर रहा था, तो टॉर्क किस डायरेक्शन में आना चाहिए था, जेड एक्सिस के डायरेक्शन में आना चाहिए था। और यहाँ पे देखिए मैथमेटिकली भी क्या आया है हमारे पास, के यूनिट वेक्टर के साथ इसकी मल्टीप्लाई हो रखी है, तो मतलब इसकी डायरेक्शन क्या है, जेड एक्सिस की डायरेक्शन में है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर्स आर एंड एफ, ठीक है। मैग्नीट्यूड कैसे लिख लोगे टॉर्क का, मैग्नीट्यूड विल बी सिंपली जो यूनिट वेक्टर है इसको 1 से रिप्लेस कर देंगे, एक्स एफ ऑफ वाई माइनस वाई एफ ऑफ एक्स, ये हो गया ठीक। ये हमने 2 डायमेंशनल की बात की थी। सिमिलरली यू कैन राइट इन 3 डायमेंशन। तो 3 डायमेंशंस में व्हेन इनिशियल कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी आर एक्स वाई जेड एंड फाइनल कोऑर्डिनेट्स आपके जो भी होंगे एक्स प्लस डेल एक्स वाई प्लस डेल वाई जेड प्लस डेल जेड,
पोजीशन वेक्टर विल बी रिटर्न एज आई एक्स प्लस जे वाई प्लस के जेड, एंड जो फोर्स हो गया उसमें हमारा थर्ड कंपोनेंट भी इंक्लूड हो जाएगा, आई एफ ऑफ एक्स प्लस जे एफ ऑफ वाई प्लस के एफ ऑफ जेड। एंड टॉर्क इन दिस केस विल बी, अब आप दोनों वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन कर दोगे और जब उसे हम सिंप्लीफाई करेंगे या इसको सॉल्व करेंगे तो इन सिंप्लीफाइड फॉर्म टॉर्क विल बी इक्वल टू आई वाई एफ ऑफ जेड माइनस जेड एफ ऑफ वाई प्लस जे जेड एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स एफ ऑफ जेड प्लस के एक्स एफ ऑफ वाई माइनस वाई एफ ऑफ एक्स। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, आर और एफ का आपने क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया, यहाँ पे आई जे के लिख लोगे, कंपोनेंट्स लिख लेंगे हम आर के और फिर एफ के कंपोनेंट्स लिख देंगे और इसे हम सॉल्व करेंगे तो यही वाली इक्वेशन हमारी आएगी। ये जो है आई के साथ है ये आपका टॉर्क का एक्स कंपोनेंट है, ये टॉर्क का वाई कंपोनेंट है और ये क्या है टॉर्क का जेड कंपोनेंट है। टाउ हमारा वेक्टर है और इसके जो कंपोनेंट्स हैं एक्स वाई जेड कंपोनेंट्स वो यहाँ पे आपके ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए हैं। सो इन दिस वे वी रिप्रेजेंट टॉर्क इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। Now next term is angular momentum. What is angular momentum? Angular momentum of a particle or the rigid body rotating about an axis is defined as the moment of linear momentum of the particle or center of mass of the rigid body. ठीक है, इन केस ऑफ रिजिड बॉडीज़ हम पूरी की पूरी रिजिड बॉडी को कंसीडर या फिर सारे के सारे पार्टिकल्स को कंसीडर करने की बजाय हम क्या उसमें मान लेते हैं कि जो हमारी रिजिड बॉडी है उसका पूरी की पूरी रिजिड बॉडी का मास कहाँ पे आपका एग्जिस्ट करता है, सेंटर में एग्जिस्ट करता है और उसको हम क्या कहते हैं आपका सेंटर ऑफ मास कहते हैं। ठीक है, सो एंगुलर मोमेंटम इज मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल एंड is given by the product of linear momentum and perpendicular distance of its line of action from the axis of rotation. Line of action means जिस point पे आप angular momentum की value calculate करना चाहते हो उसको हम कह रहे हैं। ठीक है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसकी जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को अगर हम लीनियर मोमेंटम से मल्टीप्लाई कर दें, उस पॉइंट पे जो भी लीनियर मोमेंटम होगा वेलोसिटी के विद रिस्पेक्ट टू उससे अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो जो भी आएगा हमारे पास वो क्या कहलाता है आपका एंगुलर मोमेंटम कहलाता है। मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, फ्रैक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम रिस्पॉन्सिबल फॉर एंगुलर मोशन। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम को हम डिनोट कैसे करते हैं, कैपिटल एल या फिर स्मॉल एल से हम इसे डिनोट करते हैं। दीज आर वेक्टर क्वांटिटीज। एंगुलर मोमेंटम आपका क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। ये हमने मान लिया है कोई भी एक पार्टिकल, कंसीडर अ पार्टिकल P, हमने कोई भी पार्टिकल P ले लिया है जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है आपका R है विद रिस्पेक्ट टू O। कंसीडर अ पार्टिकल P विद पोजीशन वेक्टर OP in XY plane and if it rotates about OZ एक्सिस और OZ एक्सिस के अबाउट वो क्या कर रहा है, इस तरह से रोटेट कर रहा है एंड इट्स लीनियर मोमेंटम इज P। उसका लीनियर मोमेंटम हमने मान लिया क्या है, P है एट एनी इंस्टेंट एंड दिस लीनियर मोमेंटम मेक्स एन एंगल थीटा विद R। जो पोजीशन वेक्टर है R उसके साथ वो कितना एंगल फॉर्म कर रहा है आपका थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम कैन बी रिटर्न एज जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आपका ON, जिस पॉइंट ऑफ लाइन ऑफ एक्शन, तो लाइन ऑफ एक्शन मीन्स जिस लाइन के अलोंग या इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहाँ पे आपने लीनियर मोमेंटम जहाँ आपने अप्लाई किया हुआ है या लीनियर मोमेंटम बॉडी में जो एग्जिस्ट कर रहा है या मोशन की जो लाइन है उसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन जो आपकी OZ है इससे जो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, लीनियर मोमेंटम से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका प्रोडक्ट निकाल देंगे R sin थीटा। दिस डिस्टेंस इज R sin थीटा। ये थीटा है आपका,
ये आपका परपेंडिकुलर यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है और इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो r साइन थीटा। तो r साइन थीटा p, तो r p साइन थीटा, या फिर इसी को ही कैसे लिखते हैं आप, r क्रॉस p की फॉर्म में भी लिखते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ r एंड p। तो L कैन बी रिटन एज r क्रॉस p, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम। R एंड P जो है वो कहाँ लाई कर रहे हैं, आपके एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहे हैं, और उनका जो क्रॉस प्रोजेक्ट होगा वो कहाँ पे लाई करेगा, अलोंग OZ, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन। तो प्लेन ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एग्जिस्ट करती है आपकी डायरेक्शन, किसकी, एंगुलर मोमेंटम की। डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम is along OZ, that is perpendicular to the plane containing R and P and is determined by right hand screw rule। तो right hand screw rule की हेल्प से हम डायरेक्शन बता सकते हैं एंगुलर मोमेंटम की। मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज R P sin थीटा, जो हमने पहले लिखा। Now some special cases it may be noted that angular momentum is zero। कब होता है हमारा angular momentum zero, अगर पोजीशन वेक्टर और लीनियर मोमेंटम के बीच में जो एंगल है वो क्या हो, आपका जीरो हो। इट मीन्स लीनियर मोमेंटम वेक्टर पासिस थ्रू ओरिजिन। तो अगर ओरिजिन से पास हो रहा है लीनियर मोमेंटम वेक्टर, इन दैट केस एंगुलर मोमेंटम विल बी जीरो एंड एंगुलर मोमेंटम इज मैक्सिमम if P is in perpendicular direction to R। तो R और P के बीच में अगर 90 डिग्री एंगल है, उस केस में एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है। ठीक है, ये अब आपकी ये क्या है, हमारी कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन है एंगुलर मोमेंटम के लिए। जैसे हमने टॉर्क के लिए लिखा था, R एंड P एक्स और वाई प्लेन में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इट कैन बी रिटन एज आई एक्स प्लस जे वाई एंड पी कैन बी रिटन एज आई पी एक्स प्लस जे पी वाई। पी एक्स एंड पी वाई क्या है, आपके कंपोनेंट्स हैं लीनियर मोमेंटम के एक्स और वाई डायरेक्शन में। एल विल बी इक्वल टू आर क्रॉस पी एंड ऑन सिंप्लीफिकेशन एल विल बी के एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स, दैट इज इन ओ जेड डायरेक्शन। तो जेड एक्सिस की डायरेक्शन में होगा आपका L, अगर R और P एक्स वाई प्लेन में एग्जिस्ट कर रही हैं तो। ठीक है, तो एक तरह से जब आप इसको आप 3 डायमेंशन में भी एक्सटेंड कर सकते हो, तो जैसे आपने 3 कंपोनेंट्स निकाले थे उसी तरह से यहाँ पे भी आपके एक्स वाई और जेड कंपोनेंट्स आ जाएंगे। मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा आपका, जो भी आपका ये वेक्टर है उसका आपने मैग्नीट्यूड लिख लिया एक्स वाई। एंगुलर मोमेंटम की जो SI यूनिट है दैट विल बी किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स, और सीजीएस सिस्टम में इसकी यूनिट क्या हो जाएगी आपकी, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स। We had read about torque and angular momentum। So torque और angular momentum के बीच में क्या रिलेशन है। Angular momentum of a particle about the axis of rotation is the moment of its linear momentum, so that angular momentum is given by moment of linear momentum की तरह से हम लिखते हैं इसको। So L can be written as R cross P। ठीक है, P is linear momentum। Now differentiating this with respect to time, इस इक्वेशन को हमने टाइम के with respect to क्या कर दिया, डिफ्रेंशिएट कर दिया। So dL by dt will be written as R cross dp by dt plus dr by dt cross p, where dp by dt is rate of change of momentum, that is force, इसको हम फोर्स से रिप्लेस कर देंगे, फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, एंड dr by dt इज वेलोसिटी, तो इसको हम किससे रिप्लेस कर देंगे, v से रिप्लेस कर देंगे। एंड p को आप क्या लिख सकते हो, मास इनटू वेलोसिटी, v इज लीनियर मोमेंटम एंड m क्या हो, उसका मास हो, तो हम उसको इस तरह से रिप्लेस कर सकते हैं। तो जो आपका ये जो आपने एक्सप्रेशन लिखी थी dl by dt, दिस विल रिड्यूस टू r क्रॉस f, फर्स्ट टर्म विल बी r क्रॉस f प्लस v क्रॉस mv। अब यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है आपके पास, सेकेंड टर्म में v क्रॉस v आ रहा है, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ सेम वेक्टर्स।
सेम डायरेक्शन के जो भी वेक्टर्स हैं उनका प्रोडक्ट आ रहा है, वो क्या होता है हमारा हमेशा 0 के बराबर होता है। तो सेकेंड टर्म हमारी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी एंड dl/dt विल बी इक्वल टू r क्रॉस f। एंड व्हाट इज दिस r क्रॉस f? दिस इज टॉर्क एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। सो बेसिकली व्हाट वी गेट, torque is equal to rate of change of angular momentum. This is the similar expression as F is equal to dp by dt. ठीक है, so what is tau? Torque acting on a body rotating about a given axis is time rate change of angular momentum about that axis. एंड ये बिल्कुल उसी तरह की इक्वेशन है जैसे आपने लीनियर मोशन के केस में पढ़ी है, F इज इक्वल टू dp बाई dt। ठीक है, टॉर्क की जगह पे यहाँ पे क्या, सॉरी फोर्स की जगह पे यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? टॉर्क दिखाई दे रहा है, दैट इज रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स। एंड लीनियर मोमेंटम की जगह पे हमें क्या दिखाई दे रहा है? एंगुलर मोमेंटम, दैट इज रोटेशनल एनालॉग ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो जो काम आपका F इजिकल टू डी बाई डी करती है लीनियर मोशन में, वही सेम काम आपका टाउ इजिकल टू DL बाई डी करता है किसमें? रोटेशनल मोशन में। Now next term is kinetic energy of a rotating body. काइनेटिक एनर्जी हम रीड करेंगे यहाँ पे, और उसके बाद में व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लेट एक्स वाई बी अ फिक्स्ड एक्सिस, कोई भी हमने मान लिया है कि एक्स वाई क्या है? कोई फिक्स्ड एक्सिस है, और कोई बॉडी है, वो बॉडी हमारी क्या कर रही है? ओमेगा वेलोसिटी, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है इस एक्सिस के अबाउट। M1, M2, M3 क्या है? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं आपके रिजिड बॉडीज के, और तो सभी के सभी जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, ऑल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी रोटेट विद सेम एंगुलर वेलोसिटी बट डिफरेंट लीनियर वेलोसिटीज। अर्लियर आई टोल्ड यू कि आपके जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं रोटेटिंग बॉडी के, वो बेशक वो आपके डिफरेंट लीनियर वेलोसिटीज़ के साथ मूव कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं एक्सिस के अलोंग, लेकिन एज अ होल जब हम एंगुलर वेलोसिटी की बात करते हैं वो क्या होती है? आपकी सेम होती है। ठीक है, और वाई लीनियर वेलोसिटीज आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट पार्टिकल्स बिकॉज द पार्टिकल्स आर सिचुएटेड एट डिफरेंट डिस्टेंसेस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो कितने डिस्टेंस पे सिचुएटेड हैं उस पर डिपेंड करता है कि वो कितनी वेलोसिटी से रोटेट करेंगे एक्सिस के अबाउट। ठीक है, नाउ कंसीडर द बॉडी टू बी ऑफ मास m, कैपिटल M। हमारा जो भी रिजिड बॉडी है उसका हमने टोटल मास बताया कि कैपिटल M से हम उसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, एंड दैट दिस बॉडी इज मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मासेस M1, M2, M3 एंड सो ऑन, एंड दीज मासेस आर सिचुएटेड एट R1, R2, R3 and so on from the axis of rotation x, y, having respectively different linear velocities v1, v2, v3। ठीक है, अब ये जो आपके पार्टिकल्स हैं m1, m2, m3 जो कि डिफरेंट डिस्टेंसेस पे हैं, m1 की वेलोसिटी v1, m2 की वेलोसिटी v2, m3 की वेलोसिटी v3, इस तरह से डिफरेंट वेलोसिटी से मान लीजिए ये मूव कर रहे हैं। अब हमें इनके मासेस पता हैं, वेलोसिटीज़ पता हैं, वी कैन राइट काइनेटिक एनर्जी वेरी इजीली बाय यूजिंग हाफ mv²। तो we can write their kinetic energies will be 1 by 2 m1 v1 square, 1 by 2 m2 v2 square, 1 by 2 m3 v3 square and so on। जो भी पार्टिकल्स होंगे उन सब की हम काइनेटिक एनर्जीज लिख सकते हैं। देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ होल बॉडी, अब जो हमारा पूरा का पूरा रिजिड बॉडी है एज अ होल, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी है उसको हम क्या कर दें? 1 by 1 उसका सम निकाल दें। सो टोटल काइनेटिक एनर्जी विल बी 1 by 2 m1 v1 square प्लस 1 by 2 m2 v2 square प्लस 1 by 2 m3 v3 square एंड सो ऑन। ठीक है, नाउ
as we know linear velocity is equal to r into ओमेगा। ओमेगा जो कि आपकी एंगुलर वेलोसिटी है, हमने माना कि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से आपकी बॉडी रोटेट कर रही है इसके अमाउंट, और सभी के हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी पता है एक्सिस ऑफ रोटेशन से कि मासेस हमारे कितने डिस्टेंस पर सिचुएटेड है, तो हम v को क्या पुट कर सकते हैं, r ओमेगा की फॉर्म में पुट कर सकते हैं। सो इसकी जगह हमने r1 ओमेगा लिख दिया, v2 की जगह r2 ओमेगा, v3 की जगह r3 ओमेगा ये पुट कर दिया। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, दैट विल बिकम्स 1/2 m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/2 m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/2 m3 r3 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एंड सो ऑन। अब यहाँ पे देखिए मास, परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ओमेगा, वो ही टर्म्स आपकी सारी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के लिए आ रही हैं 1 by 1। सो हम इनको कैसे लिख सकते हैं, समेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं 1/2 m r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं। ओमेगा क्या है, यहाँ पे आपकी कांस्टेंट है एंगुलर वेलोसिटी, तो यू कैन राइट इट आउट फ्रॉम दिस समेशन। तो समेशन से हम इसको बाहर भी लिख सकते हैं। तो इसको हमने कैसे लिख दिया, आपका जो ये टर्म है एम आर स्क्वायर, समेशन एम आर स्क्वायर, इसको हमने अलग से ब्रैकेट में लिख दिया। अब ये जो एक्सप्रेशन है आपकी समेशन एम आर स्क्वायर, ये टर्म क्या कहलाती है, आपकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाती है ऑफ द बॉडी अबाउट द फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड दिस इज डिनोटेड बाय कैपिटल आई। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक नई टर्म हमें पता चली कि एम आर स्क्वायर समेशन क्या होता है, आपका मोमेंट ऑफ, उसको हम कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। इट मे बी डिफाइंड एज द सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ मासेस and square of the distances of the different particles of the body from the axis of rotation। m मास है और r क्या है, आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का। तो जो भी आपके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, सभी मासेस के लिए हम अगर m और उसके डिस्टेंस के स्क्वायर से उसको मल्टीप्लाई कर दें और उन सब का सम कैलकुलेट कर दें, तो हमारे पास जो भी टर्म आती है वो क्या कहलाती है, आपकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाती है। ठीक है, तो भी जो हम काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे थे रोटेटिंग बॉडी की, वो टर्म वो हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, इसमें कन्वर्ट हो गया। नाउ इफ ओमेगा इज इक्वल टू 1, एंगुलर वेलोसिटी अगर हमारी 1 है, देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैन बी रिटन एज 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। यहाँ से आप क्या करने वाले हैं, डिफाइन करने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया को। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन व्हेन एंगुलर वेलोसिटी इज यूनिटी। दिस इज अ सेकेंड डेफिनेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक तो हमने डिफाइन कर दिया प्रोडक्ट और स्क्वायर ऑफ डिस्टेंसेस के फॉर्म में, और एक और दूसरी डेफिनेशन होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। उसमें हम क्या कहते हैं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिटी एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है, उस पर्टिकुलर केस में काइनेटिक एनर्जी का अगर हम डबल कर दें, वो जो भी क्वांटिटी आती है वो किसको डिफाइन करती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिफाइन करती है। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन व्हेन इट्स एंगुलर वेलोसिटी इज यूनिटी। ठीक है, दिस एक्सप्रेशन इज एनालॉगस टू द एक्सप्रेशन हाफ mv स्क्वायर। हमने लीनियर मोशन में जो काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला पढ़ा है वो क्या होता है, आपका हाफ mv स्क्वायर। अब जो आपने यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी निकाली है रोटेशन में, ये इसके जैसी ही है, बिल्कुल एनालॉगस है। यहाँ पे मास की जगह पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपीयर हो रहा है, और लीनियर वेलोसिटी की जगह पे यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, एंगुलर वेलोसिटी। मास इज रिप्लेस्ड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड लीनियर वेलोसिटी इज रिप्लेस्ड बाय एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, सो दैट इज रोटेशनल एनालॉग ऑफ काइनेटिक एनर्जी। नाउ इफ होल मास of body is supposed to be concentrated at a point
एट परपेंडिकुलर डिस्टेंस के। इसे हमने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का डिस्टेंस लिखा था, उसी तरह से हमने मान लिया कि ऑब्जेक्ट का सारा मास कहाँ पे सिचुएटेड है, उसके सेंटर में सिचुएटेड है, ठीक है, या किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जिसको हम सेंटर ऑफ मास कहेंगे उस पर हमारा सिचुएटेड है। बॉडी के सेंटर नहीं हो सकता वो, उसके अलावा भी हो सकता है, उसकी शेप पे डिपेंड करता है कि आपका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, ठीक है, पार्टिकल्स के डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है। तो कोई भी हमने पॉइंट मान लिया जहाँ पे सारा मास सिचुएटेड है और उस पॉइंट का जो डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो क्या है, स्मॉल के से हमने रिप्रेजेंट किया है। सो इट्स काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स सेम व्हेन इट रोटेट्स विद द सेम एंगुलर वेलोसिटी। तो सेम एंगुलर वेलोसिटी से अगर आपका और रिजिड बॉडी रोटेट कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या होएगी, सेम रहेगी, इट विल रिमेन सेम। एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, जो आपकी काइनेटिक एनर्जी की एक्सप्रेशन थी वो आप फिर कैसे लिख सकते हो, हाफ समेशन ऑफ एम, यहाँ पे हमने लिख दिया जो आपका एम था ना, समेशन ऑफ एम टोटल मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, और के स्क्वायर आपके टोटल मास का डिस्टेंस जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, एंड मल्टीप्लाई विद ओमेगा स्क्वायर वेयर समेशन एम इज टोटल मास ऑफ दिस बॉडी, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ कैपिटल एम के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब एम के स्क्वायर जो आपने लिखा है मास इनटू उस मास का परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, दिस कैन बी रिटन एज कैपिटल आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ से भी आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, एम के स्क्वायर वेयर एम इज़ टोटल मास एंड के जो यहाँ पे है आपके सेंटर ऑफ मास का जो डिस्टेंस है, ये के क्या कहलाता है आपका, रेडियस ऑफ जायरेशन कहलाती है ये क्वांटिटी, that can be calculated as moment of inertia divided by total mass of the body, ठीक है। तो हमारी एक डेफिनेशन आती है रेडियस ऑफ जायरेशन की, तो इसको हम मेज़र कैसे करते हैं, आपका सिंपल जो आपकी डिस्टेंस की मेजरमेंट होती है उसी तरह हम मेजर करते हैं। इट इज़ मेजर्ड इन मीटर्स इन SI सिस्टम एंड इन सेंटीमीटर इन CGS सिस्टम। Now let us suppose n be the number of particles of mass m each। जो भी आपने m1 m2 masses लिए थे, m क्या है, इंडिविजुअल जितने भी पार्टिकल्स हैं n पार्टिकल्स, उनका सबका मास m के बराबर है, into which the body may be supposed to be divided, then के स्क्वायर कैन बी डिफाइन एज, तो के स्क्वायर को हम वहाँ पे कैसे डिफाइन कर सकते हैं, आपने यहाँ पे आई लिखा था, आई की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, समेशन एम आर स्क्वायर लिखेंगे हम वहाँ पे, और नीचे क्या लिखेंगे, टोटल मास की जगह पे समेशन ऑफ एम हम लिख सकते हैं, ठीक है। आर हमारा क्या है यहाँ पे, पोजीशन वेक्टर होता है, जो भी आपके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनका मास तो हमने सभी का मान लिया है m। पोजीशन वेक्टर लेट अस सपोज r1 r2 r3 इसी तरह से आपने लिखे हैं, तो r स्क्वायर जो समेशन r स्क्वायर लिखा है इसको आप कैसे लिख सकते हैं, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r3 स्क्वायर, इन सबके साथ m था वो m हमने बाहर कॉमन निकाल लिया है। उसके बाद हमने क्या किया, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई भी कर दिया और उसको डिवाइड भी कर दिया, ठीक है। अब जो m इंटू n है, n हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं और ये एक पार्टिकल का मास है, तो ये क्या आ गया, टोटल मास ही आ गया। तो ये दोनों टर्म्स आपस में क्या हो जाएंगी, आपकी कैंसिल हो जाएंगी, एंड के स्क्वायर कैन बी रिटर्न एज r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r3 स्क्वायर अप टू सो ऑन अप टू rn स्क्वायर। जो भी आपके इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं उनका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, उनके स्क्वायर के सम हमने ऊपर लिखा है और उसको किससे डिवाइड कर दिया है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स से हमने उसको डिवाइड कर दिया है। इट मीन्स हमने एवरेज वैल्यू निकाल दी है आर स्क्वायर्स की। सो के स्क्वायर मेजर्स द मीन वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर्स एवरेज्ड ओवर ऑल द पार्टिकल्स कंस्टिट्यूटिंग द बॉडी। जो भी पार्टिकल्स उस बॉडी को कंस्टिट्यूट कर रहे हैं हमने क्या कर दिया, उन डिस्टेंसेस के स्क्वायर का मीन हमने कैलकुलेट कर दिया। सो रेडियस ऑफ जायरेशन हम इस तरह से भी आपका कैलकुलेट कर सकते हैं।
this value of k applies only to the particular axis which is considered for moment of inertia। ये जो वैल्यू हमने निकाली है कि ये हम एक पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट ही लिख सकते हैं, जो कि हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करने के लिए हमने जो एक्सिस डिफाइन की है, जिस एक्सिस के अबाउट हमारी ऑब्जेक्ट रोटेट कर रही है। एंड ये जो वैल्यू है ये आपकी वेरी कर सकती है अगर आप पोजीशन चेंज कर दोगे एक्सिस ऑफ रोटेशन की। जैसे ही आप एक्सिस ऑफ रोटेशन की पोजीशन चेंज करोगे, वेरियस जो डिस्टेंसेस हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के वो भी चेंज हो जाएंगे, और उस पर्टिकुलर केस में के की वैल्यू भी आपकी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी किस पे डिपेंड कर रही है, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड कर रही है, क्योंकि यहाँ पे आपने क्या लिखे हैं, डिस्टेंसेस लिखे हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। And this radius of gyration it is the distance from the axis of rotation from the point at which whole mass of the body may supposed to be concentrated। ये हमने अर्लियर भी कहा था व्हाट इज के। हम मान लेते हैं कि सारा का सारा मास एक पर्टिकुलर पॉइंट पे सिचुएटेड है, उस पर्टिकुलर पॉइंट का जो सेपरेशन है या जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से, वही क्या कहलाता है आपका, रेडियस ऑफ जायरेशन कहलाता है। ठीक है, रूट मीन्स क्या, ये जो आपने फॉर्मूला लिखा है इसको आप कैसे बता सकते हैं इन वर्ड्स, रूट मीन्स केयर डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन if all the particles are alike as regard their masses। सारी के सारे particles कैसे हो, सेम हो, सेम मास के हमने माने थे ना। तो all the particles, if all the particles are alike in that particular situation, root means square distances or distance of particles from the axis of rotation can be written as radius of gyration। एंड दिस वैल्यू जो भी रेडियस ऑफ जायरेशन होती है आपकी, ये मास पर आपकी डिपेंड नहीं करती, ऑब्जेक्ट का मास कितना है उस पर डिपेंड नहीं करता, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कितने डिस्टेंस पर सिचुएटेड हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन से, सिर्फ उसी चीज़ पर डिपेंड करती है। सो आज की क्लास जो आपके बाकी के टर्म्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।